नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अध्ययन करने वाले हैं विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण में बहुत सारा विदेशी आक्रमण हुआ था, जिसमें से हम लोग मुख्यतः दो विदेशी आक्रमण के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहला विदेशी आक्रमण हुआ था प्राचीन काल में, सबसे पहला विदेशी आक्रमण हुआ था ईरानियों के द्वारा। ठीक है, सबसे पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा हुआ था? ईरानियों के द्वारा, जिसको पार्सियन आक्रमण भी कहा जाता है। ईरानियों के द्वारा जो आक्रमण हुआ था उसको पार्सियन आक्रमण भी कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा आक्रमण जो हुआ था आपका यूनानी आक्रमण। ठीक है, दूसरा आक्रमण क्या हुआ था? यूनानी आक्रमण। इसके बाद शक का आक्रमण होता है, पल्लव का आक्रमण होता है, कुषाण का आक्रमण होता है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग दो आक्रमण के बारे में अध्ययन करेंगे। और यूनानी आक्रमण में जो है सिकंदर जो है बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध शासक था। सिकंदर के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से भारत पे आक्रमण किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या अध्ययन करते हैं कि ईरानियों के आक्रमण जो है, तो सबसे पहले क्या है, ईरानियों का आक्रमण देखते हैं। तो ईरानियों के आक्रमण में हम लोग ये चीज़ जान लेते हैं इसका कि भारत का जो है किस क्षेत्र से ईरानियों के द्वारा आक्रमण किया गया था। तो किस भागों से? भारत का जो है उत्तरी पश्चिमी भाग से। भारत का उत्तरी पश्चिमी भाग एक ऐसा है जो कि स्थल मार्ग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उत्तरी भाग में अगर हम लोग देखते हैं तो उत्तरी भाग में क्या है? भारत के उत्तर में अगर भारत का चौहदी को अगर हम लोग जानना चाहें तो भारत के उत्तर में क्या है? तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। क्या है? हिमालय पर्वत, जो कि हिमालय पर्वत को पार करके आक्रमण करना बिल्कुल संभव नहीं था। वो भी क्या कर सकते हैं, प्राचीन काल में बिल्कुल संभव नहीं था। और पश्चिमी भाग में देखते हैं तो पश्चिमी भाग में अरब सागर है। पश्चिमी भाग में अरब सागर और पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी, दक्षिणी भाग में आपका है हिंद महासागर। तो इन तीनों भागों से आक्रमण नहीं किया जा सकता था। तो एक ही भाग बचता था उत्तरी पश्चिमी भाग जो है स्थल मार्ग की ओर से जुड़ा हुआ था, स्थल मार्ग से जुड़ा हुआ था। तो सबसे पहले ईरानियों का आक्रमण होता है। तो ईरानियों का आक्रमण होता है, ईरान में एक साम्राज्य था हखमनी साम्राज्य। ईरान में एक साम्राज्य क्या था? हखमनी साम्राज्य। ठीक है, इसका शासक था हखमनी साम्राज्य का, हखमनी साम्राज्य में से एक शासक था साइरस द्वितीय। ठीक है, साइरस द्वितीय ने ही सबसे पहले आक्रमण किया था भारत पर। भारत पे सबसे पहले अगर पूछा जाए तो सबसे पहले आक्रमण करने वाला विदेशी आक्रमण कौन था? तो साइरस द्वितीय। और किस साम्राज्य का था? अगर ऐसा पूछा जाए कि किस साम्राज्य का शासक था, तो यह हखमनी साम्राज्य का शासक था। किस देश का था? तो ईरान का था। ठीक है, ईरान का। और हालांकि इसने आक्रमण किया, साइरस द्वितीय का शासनकाल 558 बीसी से लेके 529 बीसी तक का था। इसका शासनकाल कितना था? 558 बीसी से लेके 529 बीसी तक। हालांकि आक्रमण किया भारत पे, लेकिन यह सफल नहीं माना जाता है। यह आक्रमण उतना प्रभावित नहीं कर पाया, उतना प्रभाव नहीं डाल पाया। अगर ये देखा जाए कि भारतीय इतिहास में सबसे सफल आक्रमण, प्रथम सफल आक्रमण देखा जाए तो प्रथम सफल आक्रमण जो हुआ है 516 बीसी में हुआ है। कब हुआ है? 516 बीसी में। और किसके द्वारा हुआ? कौन से शासक जो है? ये तो ईरानी आक्रमण के अंतर्गत ही आता है। किस शासक के द्वारा? तो डेरियस द्वितीय के द्वारा, जिसको डेरियस द्वितीय को दारा प्रथम भी कहा जाता है। डेरियस द्वितीय को क्या कहा जाता है? तो दारा प्रथम। ठीक है, दारा प्रथम भी कहा जाता है। कहीं दारा प्रथम भी रहे, कहीं डेरियस द्वितीय रहे, तो दोनों हम लोगों को एक ही चीज समझना है। ठीक है दोस्तों, तो डेरियस द्वितीय के द्वारा भारत में सबसे सफल आक्रमण होता है। ठीक है, कब होता है? तो 516 बीसी में, 516 ईसा पूर्व में। ठीक, इसके बाद देखते हैं कि भारत के किस भाग में होता है। तो हम लोग क्या पढ़े थे अभी जस्ट कुछ देर पहले कि भारत के उत्तरी या पश्चिमी भाग से ही आक्रमण किया जा सकता था। ठीक है, तो भारत के उत्तरी भाग को जीता, भारत के पश्चिमी एवं उत्तरी भाग को क्या किया? डेरियस द्वितीय ने जीत लिया। ठीक है, जीत लिया। और बहुत सारा धन, यहाँ से भारत से बहुत सारा धन लूट के लेके चला गया। सोना, चांदी, मुद्रा, बहुत सारा धन लूट लिया। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है कि जब उसको जीत लिया तो कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। आखिर ईरान के शासकों के द्वारा भारत के कुछ क्षेत्र को जीता, वहाँ पे आया, तो उसका तो कुछ तो प्रभाव देखने को मिलेगा। तो उसका प्रभाव क्या पड़ा कि ईरान में एक लिपि था, ईरान का एक लिपि है अरमाइक लिपि।
क्या था, अरमाइक लिपि था, उस लिपि का ही देन है। जो आजकल हम लोग अशोक के बारे में पढ़ते हैं कि अशोक का शिलालेख जो है अरमाइक लिपि में लिखा गया है, खरोष्टी लिपि में लिखा गया है, और क्या कहते हैं ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। तो खरोष्टी लिपि जो है आपका अरमाइक लिपि का ही देन है। किस लिपि का? अरमाइक लिपि का। अरमाइक लिपि से ही उसका विकास हुआ है। खरोष्टी लिपि का जो है ईरान का ही, अगर देखा जाए तो ईरान का ही देन है। ठीक है, अगर ईरान के शासकों के द्वारा अगर आक्रमण नहीं किया जाता, ईरान के शासक यदि भारत नहीं आता, तो आज हो सकता है खरोष्टी लिपि नहीं होता। ठीक है, तो खरोष्टी लिपि का जो है क्या है, किससे विकास हुआ है? तो अरमाइक लिपि से। ठीक, और इसके कला में देखते हैं, इसका शैली मौर्य कला जो है, मौर्य कला में ईरानियों का प्रभाव देखने को मिलता है। मौर्य कला में ईरानियों का प्रभाव देखने को मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा एक भवन बनवाया गया था, कहाँ पे? पाटलिपुत्रा में। बहुत विशाल भवन था। उस भवन में जो कला देखने को मिलता है वह ईरान से प्रभावित है। ईरान की कला से प्रभावित है, ईरान की कला से मेल खाता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ईरानियों का यह प्रभाव है, ईरानियों का शैली का यह प्रभाव है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एक राजप्रसाद हो गया जिसको पाटलिपुत्रा बनवाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और अशोक का लोह स्तंभ जो है अशोक स्तंभ, इसमें भी ईरानियों का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये हम लोग पढ़े क्या? ईरानियों का आक्रमण, ईरानियों का। ठीक, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब यूनानियों का आक्रमण। यूनानियों का आक्रमण जो है देखते हैं। यूनानियों का आक्रमण में सिकंदर के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है, बेसिकली सिकंदर के बारे में। तो सिकंदर कौन था? तो सिकंदर यूनान का एक शासक था। यूनान का, कहाँ का? तो यूनान का। सिकंदर के पिता का क्या नाम था? तो सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप। और सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो 356 बीसी में। 356 बीसी में सिकंदर का जन्म हुआ था। ठीक है, और सिकंदर का पिता जो फिलिप था, तो यूनान में एक क्षेत्र है मकदूनिया। मकदूनिया कहाँ है? तो यूनान में है। यूनान का एक क्षेत्र का नाम है मकदूनिया। मकदूनिया का ही शासक था फिलिप। कब से कब तक? तो मकदूनिया का शासक जो है फिलिप जो है 359 बीसी में शासक बना था और 329 बीसी तक रहा। 359 बीसी में फिलिप मकदूनिया का शासक बना और 356 बीसी में सिकंदर का जन्म होता है। ठीक, 329 बीसी में देखिए कि 329 बीसी में फिलिप का हत्या कर दी जाती है। फिलिप का जो है हत्या कर दी जाती है। तो 329 बीसी में फिलिप का जो हत्या हो गया, तो हत्या होने के बाद सिकंदर ने मकदूनिया का शासक, सिकंदर क्या हुआ? तो मकदूनिया का शासक कब बना? तो 329 बीसी में। पिता की हत्या होने के बाद 329 ईसापुर में 329 ईसापुर में पिता की हत्या होने के बाद सिकंदर मकदूनिया का शासक बन गया। सिकंदर क्या हुआ? मकदूनिया का शासक बन गया। ठीक है, 329 में मकदूनिया का शासक बनने के बाद हम लोग जैसे जानते हैं कि सिकंदर का गुरु कौन था? तो सिकंदर का गुरु अरस्तु था। ठीक है, अरस्तु था। अरस्तु से सिकंदर ने क्या किया? आशीर्वाद लिया और विश्व विजेता बनने का प्रण लिया कि हमको विश्व विजेता बनना है। तो विश्व विजेता बनने के लिए वो क्या किया? निकल पड़ा एक दूसरे से युद्ध करने के लिए। तो सिकंदर का गुरु क्या हो गया? अरस्तु हो गया। विश्व विजेता के लक्ष्य से निकला। ठीक, और 326 बीसी में 327 ईस्वी में वो निकला था। ऐसे 327 ईस्वी में निकला। पहले ईरान को हराया। ईरान को हराने के बाद उसके बाद जो है रास्ते में जो भी जितना है बहुत सारा लड़ाई सिकंदर के द्वारा लड़ा गया है, लेकिन उतना हम लोगों को डिटेल से पढ़ने का जरूरत नहीं है। जहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है वहाँ तक हम लोगों को कवर करना जरूरी है। तो ईरान को हराने के बाद भारत जो है 326 ईसापुर में आता है। भारत कब आता है? तो 326 ईसापुर में। खैबर दर्रा होकर हिंदुकुश पर्वत जो है, हिंदुकुश पर्वत में खैबर दर्रा है, तो खैबर दर्रा को पार कर, हिंदुकुश पर्वत को पार कर भारत पर आक्रमण करता है 326 ईसापुर में। भारत पर आक्रमण कर देता है। कहाँ पे? 326 ईसापुर में। तक्षशिला का एक शासक था आम्भी। तक्षशिला जो है वर्तमान में पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। तो तक्षशिला का एक शासक था आम्भी।
तो आम्बी ने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया, घुटना टेक दिया सिकंदर के सामने और सिकंदर का सहयोगी बन गया। जब 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के द्वारा जब आक्रमण किया गया आम्बी के ऊपर, तक्षशिला के शासक आम्बी के ऊपर, तो आम्बी ने क्या किया, लड़ाई नहीं किया, आत्मसमर्पण कर दिया, घुटना टेक दिया सिकंदर के सामने और सिकंदर का सहयोगी बन गया। ऐसा कहा जाता है कि तक्षशिला का शासक आम्बी और हिंदुकुश का शासक था शशिगुप्त, दोनों ने ही सिकंदर को आमंत्रित किया था भारत पर आक्रमण करने के लिए। ऐसा कहा जाता है, कहाँ तक सही है तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो क्या किया इसने, आम्बी ने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, आत्मसमर्पण करने के बाद फिर वहाँ से आगे बढ़ा सिकंदर। ठीक है, उसी समय सिकंदर जब आगे बढ़ा था उसी समय जो है उस टाइम मगध साम्राज्य पर जो है, जो कि भारत का सबसे विशाल साम्राज्य था, भारत का सबसे विशाल साम्राज्य देखा जाए तो मगध था, सबसे विशाल साम्राज्य, सबसे धनी साम्राज्य मगध था। मगध के बारे में सिकंदर ने सुन रखा था कि मगध साम्राज्य बहुत विशाल है, बहुत धन संपत्ति है। तो क्या किया, उसी समय यहाँ पे मगध साम्राज्य में नंद वंश का शासन चल रहा था। नंद वंश के एक शासक था घनानंद, नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद उस समय शासक था मगध का। ठीक है, और ये भी सुना था कि घनानंद बहुत शक्तिशाली है, बहुत क्रूर शासक है, बहुत निरंकुश शासक है, ये सब सिकंदर ने सुन रखा था। ठीक है, तो वहाँ पे जब तक्षशिला में आत्मसमर्पण किया आम्बी ने, तो वहाँ से जब आगे बढ़ा तो पंजाब का एक शासक था पोरस, पोरस या पुरु कह सकते हैं, पोरस पुरु दोनों एक ही है। ठीक है, पोरस था, पोरस के साथ लड़ाई होता है, पंजाब के शासक पोरस के साथ लड़ाई होता है, जिसमें पोरस ने सिकंदर को बहुत ही कह सकते हैं, ऐसे पोरस का हार हुआ इस युद्ध में, लेकिन बहुत ही अच्छा टक्कर दिया। तो सिकंदर को समझ में आ गया कि सिकंदर को और सिकंदर के सेना को यह समझ में आ गया कि यह एक छोटा सा राज्य का शासक इतना टक्कर दे सकता है, तो मगध का साम्राज्य का शासक कैसा होगा। तो इतना इस टक्कर को देखते हुए, इस प्रतिभा को देखते हुए, पोरस के प्रतिभा को देखते हुए सिकंदर ने क्या किया, जीते हुए भाग को फिर वापस कर दिया उसको। ठीक है, फिर उसको प्रतिभा को देखते हुए पोरस को वापस कर दिया। ठीक है, वहाँ से जब, और यह लड़ाई जो है सिकंदर और पोरस के बीच, यह लड़ाई कहाँ पे हुआ था, तो यह लड़ाई जो है आपका झेलम नदी के तट पे हुआ था, झेलम नदी के तट पे हुआ था। और प्राचीन काल में झेलम नदी को वितस्ता नदी कहा जाता था, तो वितस्ता नदी के तट पे हुआ था, इसलिए वितस्ता का युद्ध इसको कहा जाता है। सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ है, इस युद्ध को झेलम का युद्ध कहा जाता है, वितस्ता का युद्ध कहा जाता है और हाइडेस्पिच का युद्ध कहा जाता है, क्योंकि झेलम नदी को यूनान में हाइडेस्पिच कहा गया है, यूनान में हाइडेस्पिच कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इस युद्ध को हाइडेस्पिच का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, हाइडेस्पिच का युद्ध करने का मतलब हो गया कि सिकंदर और पंजाब के पोरस शासक के बीच लड़ाई हुआ था, इस युद्ध को हाइडेस्पिच का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, तो हाइडेस्पिच का युद्ध हुआ, इसके बाद वहाँ से जब है आगे बढ़ता है तो आगे ब्यास नदी मिल जाता है। ब्यास नदी को पार करने से सिकंदर की सेना क्या करता है, इनकार कर देता है, मना कर देता है कि ब्यास नदी को पार नहीं करेंगे। अब सिकंदर मुश्किल में पड़ जाता है कि ब्यास नदी जब हमारी सेना पार नहीं करेगी तो आगे का मेरा लक्ष्य कैसे क्या होगा, मुश्किल में पड़ जाता है। तो क्योंकि इसको भय सताने लगता है, सिकंदर की सेना को भय सताने लगता है कि इतनी छोटी सी साम्राज्य का, एक छोटा सा साम्राज्य का इतना प्रतिभाशाली शासक है, तो एक बड़ी साम्राज्य, मगध तो एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य है, वहाँ का शासक कैसा होगा, घनानंद कैसा होगा, उससे टक्कर पाना, उससे युद्ध में विजय पाना संभव नहीं है। इससे भी डर गया। और 2 साल हो चुका था, 327 ईसा पूर्व में ही घर से निकला था, उसको ये भी डर सता रहा था कि बहुत दिन हो गया, घर की भी याद आ रहा था। तो इस तरह से ये सब सोचने के बाद क्या कहते हैं, ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया। अब सिकंदर करे तो क्या करे, तो लास्ट में सिकंदर ने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि अब यहाँ से वापस लौटा जाए। तो 325 ईसा पूर्व में सिकंदर वापस लौटता है। कुछ सेना जो है स्थल मार्ग से लौटता है, कुछ सेना जल मार्ग से। ठीक है, तो कुछ सेना स्थल मार्ग से, कुछ सेना जल मार्ग से वापस लौट जाता है। ठीक है, सिकंदर का एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटर।
सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो सेल्यूकस निकेटर था। कहाँ गया सेल्यूकस निकेटर? सेल्यूकस निकेटर था सेनापति का नाम, ठीक है। और एक जल सेनापति था, जल सेनापति का नाम था निर्याकस। जल सेनापति का नाम था निर्याकस। क्या था? निर्याकस, है ना। तो जब 325 ईसा पूर्व में वापस लौटने लगा, 325 ईसा पूर्व में जब सिकंदर वापस लौटने लगा तो क्या हुआ कि सेल्यूकस निकेटर को, अपने सेनापति को, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में जो क्षेत्र जीता था उससे जीते हुए क्षेत्र को सेल्यूकस निकेटर को सौंप दिया और वहाँ का राजा बना दिया, ठीक है। वहाँ का राजा बना दिया और लौट गया। जो यहाँ पे झेलम में, जो झेलम वितस्ता का युद्ध जो हुआ था, यहाँ पे जो क्षेत्र एक जीता हुआ क्षेत्र का एक नाम रखा है, एक नगर का नाम रखा है निकैया। क्या नाम रखा? निकैया। और एक उसका इस युद्ध में उसका एक घोड़ा मारा गया था। उस घोड़ा का नाम था बुकैफला। उस घोड़ा का नाम था बुकैफला। तो उस घोड़े के नाम पर भी एक शहर नगर बसाया, बुकैफला, एक निकैया और एक बुकैफला। और भारत के बाहर एक शहर बसाया था जो काबुल में है, सिकंदरिया। काबुल में एक शहर नगर बसाया था, उस नगर का नाम क्या था? सिकंदरिया, ठीक। और भारत में 2 नगर, निकैया और बुकैफला। निकैया और बुकैफला। तो 325 ईसा पूर्व में जब भारत से जब वापस लौट रहा था तो 323 ईसा पूर्व में यूनान लौटने के क्रम में बेबीलोन में, कहाँ पे? तो बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि इसका यूनान का क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो यूनान का जो है प्रभाव, गांधार शैली जो है बौद्ध धर्म से जो संबंधित है, गांधार शैली क्या है आपका? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और मथुरा शैली जो है आपका जैन धर्म से संबंधित है। ये तो हम लोग पढ़े हैं। तो गांधार शैली जो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो गांधार शैली का विकास जो है यूनान से ही हुआ है। यूनान का ही प्रभाव है, यूनान का ही प्रभाव देखने को मिलता है गांधार शैली में, ठीक। और यूनान से वाणिज्य व्यापार होने लगा। यूनान से क्या हुआ? व्यापार का भी शुरुआत हो गया, ठीक है। और इसके साथ सिकंदर के साथ 2-3 लेखक भी आए थे। उस लेखक का नाम है निर्याकस, आनेसिक्रेट्स और अस्टियोबुलस। उस लेखक का क्या नाम है? निर्याकस, आनेसिक्रेट्स और अस्टियोबुलस। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हम लोगों ने ईरानी आक्रमण, यूनानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण में सिकंदर के बारे में विस्तार से अध्ययन किए। तो दोस्तों आप लोगों से आशा करते हैं कि यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।